दिस इज़ काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005, जिसके फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि एनसीएफ क्या था, क्या पर्पस था एनसीएफ फॉर्म करने का। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ इज़ पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के थ्रू पब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था एनसीएफ। यहाँ पर आप एनसीईआरटी की फुल फॉर्म देख सकते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल, यानी एनसीएफ के जो चेयरपर्सन थे, जो हेड पर्सन थे, वो थे प्रोफेसर यशपाल। एंड टू फोकस पब्लिक अटेंशन व्हाट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन, यानी जो एनसीएफ का फोकस था वो इस चीज़ पर था कि स्टूडेंट्स को आप क्या पढ़ाओ जिससे उनका डेवलपमेंट हो। एंड द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। यानी एनसीएफ के थ्रू आप स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करोगे एंड जिस टेक्निक की हेल्प से, जिन टूल्स की हेल्प से आप स्टूडेंट्स को टीच करते हो, उनका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। लाइक यहाँ पर सिलेबस को आप कैसे चेंज करोगे, किस तरह से सिलेबस टीच करना चाहिए स्टूडेंट को, टेक्स्ट बुक किस तरह की हो, टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसे करवाई जाए, बिकॉज हमारे टीचर एफिशिएंट होंगे टीच करने के लिए, तभी एक अच्छे स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है। तो इन सभी पर फोकस किया गया एनसीएफ के थ्रू। एंड द मेन पर्पस ऑफ डेवलपिंग द एनसीएफ टू रिड्यूस द करिकुलम बर्डन। जो मेन पर्पस था एनसीएफ बिल्ड करने का, एनसीएफ फॉर्म करने का, वो था कि जो करिकुलम, जो एक सिलेबस होता है स्टूडेंट का, उसको कैसे उसका बोझ कम किया जाए। एंड एक लाइन दी गई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो स्टूडेंट है विदाउट बर्डन के लर्निंग कर पाए। नेक्स्ट है की पॉइंट्स ऑफ एनसीएफ। इस स्लाइड में हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। फर्स्ट है एनसीएफ इज वन ऑफ द फोर्थ एनसीएफ केम इन 1975, 88, 2000 एंड 2005 बाय एनसीईआरटी। यानी एनसीएफ 2005 के पहले भी 3 एनसीएफ ऑलरेडी आ चुके थे, जो 1975, 1988 और 2000 में आए थे। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उस पर बेस एक एनसीएफ भी आया था अप्रैल 2022 में। सेकंड है फोकस ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन पर फोकस किया गया कि स्टूडेंट बिना किसी बर्डन के लर्निंग करें। थर्ड पॉइंट है फॉर दिस 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स वर प्रिपेयर्ड, यानी 21 जो राष्ट्रीय ग्रुप्स बनाए गए जो कि एनसीएफ को इम्प्लीमेंट करा सके। नेक्स्ट है हेड ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोफेसर यशपाल, यानी 21 नेशनल ग्रुप्स बनाए गए थे जो एनसीएफ को इम्प्लीमेंट कराएंगे, उनको फोकस करेंगे। एंड इसके जो हेड पर्सन थे, जो चेयरपर्सन थे, वो थे प्रोफेसर यशपाल। इंस्पिरेशन ऑफ एनसीएफ इज ड्रॉ बाय लर्निंग विदाउट बर्डन एंड एनईपी 1986। यानी जो एनसीएफ का इंस्पिरेशन था, एक तो ये था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, स्टूडेंट विदाउट बर्डन के लर्निंग करे, एंड सेकंड था एनईपी 96 को इम्प्लीमेंट कराना, बिकॉज जो उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी उससे स्टूडेंट का लेवल अप हो सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बेस्ड था एनसीएफ। एंड लास्ट पॉइंट है ओपनिंग लाइंस ऑफ एनसीएफ इज टेकन फ्रॉम, जो ओपनिंग लाइंस थी एनसीएफ की, वो जो रिस्पेक्टेड टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, उनके ऐसे से ली गई। और वो लाइंस थी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ये लाइन ली गई टैगोर के ऐसे से। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। फर्स्ट पॉइंट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो बच्चा है वो स्कूल की चार दीवारी तक ही सीमित ना रहे, उसको जो भी पढ़ाया जाए वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीख पाए। फिर है एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड। पहले लर्निंग को हम रोट मेथड के थ्रू पढ़ाते थे, चीज़ों को रटवा दिया जाता था, लेकिन एनसीएफ ने ये बात कही कि बच्चों को सिर्फ रोट मेथड तक ही सीमित नहीं रखना। नेक्स्ट है एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। यानी पहले क्या होता था, बच्चे सिर्फ बुक्स तक ही सीमित रहते थे, बुक्स पर ही डिपेंड रहते थे, टीचर पर डिपेंड रहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा करिकुलम बिल्ड किया गया एनसीएफ के थ्रू कि बच्चे का जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, सिर्फ बच्चे बुक सेंट्रिक ना रहे, टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंड ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए, सिर्फ पेन पेपर तक ना लिमिटेड हो चीजें,
बच्चे का असेसमेंट इंटरनली भी हो, उसकी क्या क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान ना देकर बच्चे की क्वालिटी पर भी फोकस किया जाए। फिर आता है नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय कैरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। यानी बच्चों में इस तरह की आइडेंटिटी भी बिल्ड की जाए जिससे वो नेशन के थ्रू उनका जो आप बोल सकते हैं उनकी अटेंशन है वो बढ़े, बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप की जा सके। तो इस तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए एनसीएफ के थ्रू। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। एनसीएफ के अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या एम्स रखकर चला गया था। सो फर्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जिससे स्टूडेंट का डेमोक्रेसी में बिलीव बिल्ट हो। फिर है दी वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी जस्टिस एंड फ्रीडम, स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह की जो आप बोल सकते हैं गुण भी उनमें डेवलप हो। फिर है कंसर्न फॉर अदर्स वेलबींग, जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर मोरल वैल्यूज की हमने अभी बात की थी पिछली स्लाइड में, तो जिससे वो दूसरों के वेलबींग के बारे में भी सोचे, तो इस तरह की उनको स्टडी कराई जाए। फिर आता है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई कि धर्म के नाम पर कुछ जो है स्टेट की साइड से या गवर्नमेंट की साइड से एक बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलरिज्म पर फोकस किया गया। फिर है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट एंड राइट्स की बात की गई यहाँ पर। देन है डेवलपमेंट फॉर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट की रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट किया जाए। द करिकुलम देयरफॉर शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड स्पेस फॉर डायलॉग एंड discourses in the school to build such a commitment in children, यानी स्टूडेंट में अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट हो, इस तरह का करिकुलम बनाया जाए जिसे स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझ पाए, स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोलने का मौका मिले, तो ऐसे स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होगा। फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट किया जाए कि वो अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेस कर पाए। फिर है वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग, वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग पर फोकस किया गया। सेंसिटिविटी टू अदर वेलबींग एंड फीलिंग्स, यानी दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, उस पर फोकस किया गया। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स को हम पूरे वर्ल्ड की नॉलेज करा पाए, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग उनमें हम बिल्ड कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है अ रैशनल कमिटमेंट टू वैल्यूज, यानी कि रैशनल का मतलब है तर्क संगत, लॉजिकल कमिटमेंट हो वैल्यूज का। चैप्टर्स इन एनसीएफ 2005, एनसीएफ ने 5 चैप्टर्स दिए थे। इन 5 चैप्टर्स में ही उन्होंने पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क किया था, कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि किस तरह से आप एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, किस तरह से करिकुलम में चेंज ला सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, यानी जहाँ पर इंट्रो दिया गया, मेन पॉइंट्स बताए गए कि हम क्या क्या करिकुलम में फ्रेम करने वाले हैं। फिर आता है सेकंड चैप्टर जिसमें लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में बताया गया कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स में नॉलेज बिल्डअप करेंगे, लर्निंग कैसे कराओगे स्टूडेंट्स को, कौन से मेथड्स यूज करेंगे। थर्ड चैप्टर है करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल का और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा हो। एंड फिफ्थ चैप्टर था सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि आप सुधार कैसे लाओगे, जो भी चीजें एजुकेशन में चली आ रही हैं उनमें रिफॉर्म्स कैसे करोगे, कैसे आप उसमें चेंज लाओगे। सो ये थे एनसीएफ के 5 चैप्टर। इन चैप्टर्स के कई सब पॉइंट्स थे, सब पार्ट्स थे, तो जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चैप्टर है पर्सपेक्टिव, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया कि आप क्या क्या करने वाले हो एनसीएफ में, किस तरह से आप करिकुलम फ्रेम करने वाले हो, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें इसका बताया गया कि आपको कैसे कैसे एजुकेशन की फील्ड में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये वो पॉइंट्स है जिनको हम गाइडिंग प्रिंसिपल में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि जो जो रियल लाइफ है उनसे कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना, रोट मेथड को ख़त्म करना, और करिकुलम में जो है वो चाइल्ड ओरिएंटेशन को लेकर आना, यानी जो इनिशिएटिव है वो बच्चे लें, बुक्स पर डिपेंड ना रहें बच्चे। एंड जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना, इंटीग्रेटेड करना। नर्चरिंग कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, स्टूडेंट्स में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट करना। सेकेंड चैप्टर है लर्निंग एंड नॉलेज, जहाँ पर अधिगम और ज्ञान के बारे में बताया गया कि बच्चों की लर्निंग एंड नॉलेज किस टाइप से हो, किस तरह से वो वर्क करेगी, कैसे उनका डेवलपमेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट है रीओरिएंटेशन ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग, यानी कि हम दोबारा से उसका रीओरिएंटेशन करेंगे
परसेप्शन को कि एक लर्नर एंड लर्निंग में किस तरह से आप उनको बैलेंस करके चलोगे, लर्नर्स की लर्निंग को। फिर आता है होलिस्टिक अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लर्नर्स लर्निंग। होलिस्टिक अप्रोच पर फोकस किया गया जहां पर स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बात की जाएगी। फिर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम फॉर ऑल स्टूडेंट। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहां पर सभी स्टूडेंट इक्वली रूप से ट्रीट किए जाएं, सभी को एक साथ टीच किया जाए क्लासरूम में। फिर है लर्नर एंगेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड फोस्टरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाए जिससे बच्चे अपने आप से नॉलेज क्रिएट करें एंड उनकी क्रिएटिविटी को एक बूस्ट दिया जाए। फिर है एक्टिव लर्निंग थ्रू द एक्सपेरिमेंटल मोड। बच्चे एक्टिव लर्निंग करें, अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग करें। कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज टू प्रोवाइड अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर इंसाइटफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यानी कि जो स्टूडेंट की नॉलेज है उसको बाउंड्रीज में नहीं रखा जाए, उनको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाए, उनको इंडिपेंडेंट किया जाए। फिर आता है फॉर्म ऑफ लर्नर एंगेजमेंट। लर्नर को आप एंगेज करके रखिए, जो भी उनको टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप ऑब्जर्विंग मेथड का एक्सप्लोर कीजिए, उनको डिस्कवरिंग, एनालिसिस, इस तरह के मेथड्स का यूज कीजिए जिससे स्टूडेंट्स की नॉलेज इन्हांस हो। थर्ड चैप्टर में था करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। यानी कि पाठ्य चर्चा क्षेत्र, स्कूल चरण और मूल्यांकन किस तरह से हो। तो यहाँ पर करिकुलम एरियाज की हम बात करें तो स्टूडेंट्स को किन किन सब्जेक्ट्स को आप टीच करें, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने से उनका क्या डेवलपमेंट होगा, इन सभी पर फोकस किया गया। लाइक यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैथ, साइंस, आर्ट एजुकेशन, पीस एजुकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन फॉर पीस, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस, सभी की बात की गई, सभी सब्जेक्ट्स की, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने से स्टूडेंट्स में क्या डेवलपमेंट होगा, कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पर एरियाज में बात की गई, करिकुलर एरियाज में। पहले आप देखोगे यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस की बात की कि आप स्टूडेंट्स को मैथ्स एंड साइंस जैसे सब्जेक्ट टीच कीजिए। बिकॉज अगर बच्चे मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जो चिल्ड्रंस की एबिलिटी होती है थिंक करने की, रीजनिंग करने की, विजुअलाइजेशन करने की, इससे उनका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट की बात की कि जब आप स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाओगे तो उसका कंटेंट कैसा हो, प्रोसेस कैसा हो, लैंग्वेज कैसी हो, तो इन पर भी बात की गई। फिर आता है साइंस टीचिंग शुड एंगेज द लर्नर इन एक्वायरिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर दैट विल नर्चर देयर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। यानी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी का जो है डेवलपमेंट होता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्क हो या फिर अदर थ्योरी वर्क हो, तो बच्चों की क्यूरियोसिटीज ने इन्हांस होती है साइंस सब्जेक्ट टीच करने से। स्टूडेंट्स को आप जिस वे में उनको टीच करोगे उसी पे डिपेंड करता है कि बच्चों का डेवलपमेंट किस वे में हो। नेक्स्ट यहाँ पर सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट की बात की, वर्क एजुकेशन पर फोकस किया कि बच्चों को कैसे हम फील्ड वर्क से जोड़ पाएं। सोशल साइंस में आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया कि सोशल साइंस कंटेंट नीड्स टू फोकस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कई बार हम क्या करते हैं सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में हम रट्टाफिकेशन या फिर रोट लर्निंग पर वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की कि आप जब स्टूडेंट्स को सोशल साइंस टीच करो तो उनकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज, यानी आप बच्चों को सोशल साइंस में भी कई सारे सब सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, तो आप इन सभी सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाइए जिससे स्टूडेंट में नेशन कंसर्न का डेवलपमेंट होगा। फिर आता है वर्क। यहाँ पर हम वोकेशनल वर्क की बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट को आप सेकेंडरी स्टेजेस पर कुछ स्किल बेस्ड वर्क कराइए जिससे उनकी नॉलेज का इन्हांसमेंट होता है। एनसीएफ के थर्ड चैप्टर में लैंग्वेज की भी बात की गई। सो यहाँ पर जो लैंग्वेज स्किल है लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सभी को इक्वल रोल बताया गया, सभी का इक्वल रोल होता है बच्चे की फाउंडेशन में, उसकी लैंग्वेज की फाउंडेशन में। नीड टू रिकॉग्नाइज दिस रोल एफिशिएंटली, लैंग्वेज के रोल को एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है ए रिन्यूड एफर्ट शुड बी मेड इम्प्लीमेंट ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। यहाँ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर फोकस किया गया, यानी एनसीएफ भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर वर्क करता है। फिर आता है इंग्लिश नीड्स टू फाइंड इट्स प्लेस अलोंग विद द अदर इंडियन लैंग्वेजेस। इंग्लिश के साथ साथ अदर जो इंडियन लैंग्वेज है उस पर भी फोकस किया गया। एंड यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई कि सोसाइटी में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, कई सारी बोलियां होती हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज की बात की। फोर्थ चैप्टर स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि स्कूल और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा हो जिससे बच्चों का प्रॉपर वे में राइट डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल चिल्ड्रन, यानी कुछ स्पेशल एक्टिविटीज आप कराइए
जिससे बच्चे पार्टिसिपेट करें क्लासरूम में। बच्चों के अंदर वैल्यू डिसिप्लिन करना ताकि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ सकें। पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी यानी कि जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं उनको सेमिनार के थ्रू आप इनवाइट कीजिए, जिससे वो बच्चों के साथ अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यहाँ पर बच्चों का रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन के थ्रू उनके लर्निंग रिसोर्सेज को, उनकी प्रॉब्लम थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग एक्टिविटीज, तो इन सभी का आप डेवलपमेंट करते हो। सप्लीमेंट्री बुक्स, वर्कबुक्स, टीचर्स हैंडबुक एक्सेट्रा बेस्ड ऑन फ्रेश एंड न्यू पर्सपेक्टिव, यानी जो नए दृष्टिकोण पर ही जो बुक्स हैं, जो अप्रोचेस हो टीचर को टीच करने की स्टूडेंट्स को, तो ये सभी न्यू अप्रोच पर बेस हो। एनसीएफ का 5th चैप्टर है सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, यानी कि आप जो कि एजुकेशन सिस्टम में पहले से ही चली आ रही हैं पॉलिसीज या फिर जो रिकमेंडेशन थी उसमें आप चेंज कैसे लाओगे, उसमें सुधार कैसे करोगे। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फर्स्ट है मीनिंगफुल एकेडमिक प्लानिंग हैज टू बी डन इन अ पर्टिकुलरली मैनर बाय हेड मास्टर्स एंड टीचर्स, यानी जो भी स्कूल्स होते हैं उसका एक एकेडमिक प्लानिंग होती है, उसको मैनेज किया जाएगा हेड मास्टर्स एंड टीचर्स के थ्रू। फिर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात की कि आप जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें आप कैसे परिवर्तन ला सकते हो, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। जहाँ पर साइकोलॉजी बेस पर स्ट्रेस दिया गया कि बच्चों का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको कैसे कम किया जाए, एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस रहता है बच्चों को। फिर है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स कैन बी स्ट्रेथेंड, जो टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग को स्ट्रेथन किया जाए, बिकॉज अगर टीचर ट्रेन होंगे, प्रोफेशनल होंगे, तभी बच्चों का डेवलपमेंट होगा। लास्ट आता है नीड टू नर्चर एस्थेटिक सेंसिबिलिटी एंड वैल्यूज, बच्चों में सेंसिबिलिटी एंड वैल्यूज का डेवलपमेंट करना। तो लास्ट में है कंक्लूजन, एनसीएफ का क्या बेनिफिट्स था, क्या पर्पस रहा एनसीएफ का, एंड कितना हद तक ये सफल रहा। Thus, NCF 2005 proved as a turning point in the history of Indian education, in which so much deep understanding of educational system was done to provide a sound base to our curricular structure. NCF 2005 एक टर्निंग पॉइंट था एजुकेशन सिस्टम के लिए, बिकॉज वहाँ पर इतनी सारी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन थी जिनको हम आज तक फॉलो करते आए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।